बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर, इसका क्वेश्चन नंबर 15 आज हम हल करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ओन डिबेंचर कंसेप्ट को नरेट किया गया है और ये सवाल ओन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में कंपनी कैंसिल द ओन डिबेंचर एट द एंड ऑफ द ईयर और दूसरे हिस्से में कंपनी रीसेल्स कर रही है इट्स ओन डिबेंचर एट 105 रुपीज के ऊपर। तो इस सूरत में इसकी जनरल एंट्रियां क्या होंगी? चले मैं पहले सवाल को पढ़ता हूं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा मध्यम नजर आ रहा है तो ये अगर पढ़ा ना जा सके तो आप इसको अपनी बुक्स कंसल्ट करके भी वहां पे देख सकते हैं। रीड करता हूं पहले सवाल को, इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जनरल एंट्रीज करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2017 a company has 12% outstanding debentures of rupees 4 lakh. The interest is payable on 30 June and 31st December every year. On 1st May 2017, the company purchased 500 of its own debentures as investment at rupees 97 x interest. इस सवाल के अंदर ये बताया गया है कि कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर जो हैं वो 4 लाख की है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% सालाना है। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का मतलब होता है कि कंपनी ने 4 लाख की पहले डिबेंचर इशू की हुई है, यानी 4 लाख का कंपनी के जिम्मे पहले कर्ज मौजूद है डिबेंचर फॉर्म में। और इसके बाद ये चीज भी बताई गई है कि 30 जून और 31 दिसंबर को ये दो डेटें हैं जिन डेटों के ऊपर कंपनी ने इस 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। इसके बाद ये बताया गया है कि 1 मई को कंपनी 5000 डिबेंचर को ओपन मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदती है और इसकी जो प्राइस है क्वार्टर प्राइस, वो क्वार्टर प्राइस जो है 97 है विद एक्स इंटरेस्ट के साथ। तो ये तो सवाल के अंदर चीजें दी गई थी। अब इसकी रिक्वायरमेंट मैं पढ़ता हूं। पास जनरल एंट्री इफ कंपनी कैंसल द ओन डिबेंचर एट द एंड ऑफ द ईयर 2017। पहले जिसमें आपने एंट्री पास करनी है या एंट्रीज पास करनी है कि अगर कंपनी डिबेंचर को जो ओन डिबेंचर है उनको कैंसिल करती है 2017 के एंड पर, यानी 5000 डिबेंचर 500 डिबेंचर जो खरीद रही है उनको कैंसिल किया जा रहा है कर्जे के। और दूसरी रिक्वायरमेंट जो है इसी की वो है कंपनी रीसेल्स इट्स ओन डिबेंचर एट 105 एट द एंड ऑफ द ईयर। कंपनी रिकैंसिल नहीं करती बल्कि उन डिबेंचर को साल के एंड पे फरोख्त कर देती है, यानी जो एसेट खरीदा जाता है उसको फरोख्त कर दिया जाता है 105 के हिसाब से। 100 रुपए की डिबेंचर को 105 पे फरोख्त कर दिया जाता है, यानी प्रॉफिट पे फरोख्त कर दिया जाता है। तो इस सूरत में
एंट्रीज क्या होंगी। तो पहले नंबर पे आपने क्या चीज ज़हन में रखनी है कि डेट्स को ज़हन में रखना है, सीक्वेंस ऑफ डेट आपने करना है, यानी डेट वाइज आपने एंट्रियां करनी है, तो डेटों को आपने तरतीब दे लेनी है। सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है, 1 जनवरी आ रही है, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरी डेट कौन सी आ रही है, 1 मई आ रही है। तीसरी डेट कौन सी आ रही है, 30 जून आ रही। चौथी डेट कौन सी आ रही है, 31 दिसंबर। ये हमारे पास 4 डेटें हैं और इन 4 डेटों को हमने एंट्रीज करनी है। तो पहले नंबर पे जनवरी 1 को लेते हैं। जनवरी 1 को एंट्री होगी या नहीं होगी। तो जनवरी 1 को हमारे पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर की रकम है 4 लाख, लिहाजा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर की एंट्री चूंकि नहीं होती, तो फर्स्ट डेट को कोई एंट्री हम नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरी डेट जो आ रही है सेकंड, वो है 1 मई। 1 मई जो है उसको हम 5,500 की डिबेंचर को ओपन मार्केट में 97 पे खरीद रहे हैं। तो इसकी एंट्री होगी और एंट्री आपको मैंने करवाई हुई है लास्ट टाइम पे, वही एंट्री है, सेम रिपीट होगी, लेकिन रकमें मुख्तलिफ होती जाती हैं। हर साल के अंदर रकमें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ओन डिबेंचर की जो खरीद की एंट्री है वो अगर तो कम एक्स इंटरेस्ट के बगैर हो तो हम एसेट को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, यानी ओन डिबेंचर को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। लेकिन इसमें चूंकि एक्स टर्म इस्तेमाल हुई है, इसलिए ओन डिबेंचर डेबिट और बैंक क्रेडिट के साथ हम एक और अकाउंट इस्तेमाल करते हैं जिसको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट कहते हैं, और ये हमेशा डेबिट होगा। कोई टर्म भी इस्तेमाल हो, यानी दोनों में से इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट टर्म इस्तेमाल हो या एक्स इंटरेस्ट, तो इसको हम खरीदते वक्त ओन इन्वेस्टमेंट की सूरत में डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये 3 अकाउंट इसमें इस्तेमाल होंगे। अब इसकी रकमें हम देखते हैं कि कितनी कितनी रकम किस किस अकाउंट के हिस्से में या सामने लिखी जाएगी। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट की रकम को लिखना है। तो ये इंटरेस्ट नीचे कैलकुलेट किया गया है 50,000। एक बात और ज़हन में रखना कि इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे निकलता है। 5, ये आपके पास 500 है, इसकी पार वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपया। वो कैसे पता चला, वो आप देखेंगे कि आपकी रकम जो है एक्स वाली प्राइस जो है नियर अबाउट 100 है या नियर अबाउट जो है 100 से अबव है, तो आपकी पार प्राइस हमेशा 100 होगी। अगर ये 997 होता तो ये नियर अबाउट 1000 थी, तो फिर आपकी पार वैल्यू 1000 होती। तो इस तरह आपको पता चल जाए। तो 100 रुपया जो है उससे ज़रब दी तो आपके पास 500 को 100 से ज़रब दें तो 50,000 रकम निकलती है। 50,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12% से, 12 ज़रब करेंगे, 100 पे तकसीम करेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये 1 मई है तो जनवरी से लेकर 31 दिसंबर को पेमेंट हो चुकी है। तो जनवरी से स्टार्ट होकर मई तक आपके जो मंथ बनते हैं वो 4 माह बनते हैं। तो 4/12 आप कर देंगे। तो 4/12 किया तो ये 2,000 इंटरेस्ट निकला है, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप निकालेंगे रकम बैंक की। बैंक की रकम के लिए ये मैंने बैंक की कैलकुलेशन की हुई है। 500, ये 500 ज़रब 97, ये 48,500 आ जाएगी। इसमें प्लस करेंगे 2,000 तो ये बैंक की रकम आ जाएगी 50,005। ये 2,000 को प्लस क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास जो प्राइस है वो
एक्स इंटरेस्ट है। अगर ये एक्स इंटरेस्ट ना होती, ये कम इंटरेस्ट होती, तो हमने 2000 इसके अंदर ऐड करके बैंक में नहीं लिखना था, फिर हमने ये 48,000 ही यहाँ पे लिख देना था। लेकिन एक्स इंटरेस्ट हो तो इसका मतलब है इंटरेस्ट प्राइस में शामिल नहीं है, उसको शामिल करके पेमेंट करेंगे। तो ये 50,000 आप 500 लिख देंगे। इसके बाद 2000 लेस करेंगे तो ये ओन डिबेंचर की रकम जो है ऑटोमेटिकली निकल आएगी। ना भी हो तो आप इसको ज़रब दे के भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये आपकी फर्स्ट मई की एंट्री कंप्लीट होगी। इसके बाद डेट आती है 30 जून। 30 जून को आपने एंट्री करनी है कि इंटरेस्ट वसूल भी करना है, इंटरेस्ट पे भी करना है। तो इंटरेस्ट जो वसूल करना है वो क्रेडिट होगा, जो कि आपका ये एसेट है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 50,000 की। इसके ऊपर इंटरेस्ट आपने वसूल करना है, वो क्रेडिट करेंगे। और ये जो 4 लाख है, ये देखें आप आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है। और ये जो पे करना है, इस के ऊपर जो पे करना है उसको आप डेबिट करेंगे। ठीक है, तो डेबिट वाला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट कर दें और क्रेडिट वाला इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर क्रेडिट कर दें। और इसके बाद डिफरेंस में आप बैंक लिखेंगे। ये तो अकाउंट मैंने डेबिट और क्रेडिट जो होने थे वो लिखवा दिए। अब इसके बाद इनकी रकमें डेबिट साइड पे जो है अकाउंट, उसमें 22,000 रकम लिखी हुई है, बैंक में 21,000 लिखी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर पे 1,000 लिखी हुई है। ये कैसे आई, इसकी आप वर्किंग आप देखें। ये देखिए आप की हुई है वर्किंग नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन 30/6/2017 को 50,000 आपके पास ओन डिबेंचर है, उनके ऊपर 12% लिया फॉर 2 मंथ, 2 माह के लिए। तो ये 2 माह के लिए अगर आप 50,000 के ऊपर लेंगे तो ये 1,000 रकम निकलेगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास 4,000 में से बाकी रकम रहेगी 3,500, ना सॉरी 3,50,000। ये 50,000 लेस कर देंगे किसमें से, 4 लाख में से जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है। तो 3,50,000, इसके ऊपर 12% लेंगे 6 माह। तो 6 माह की ये रकम निकलेगी इंटरेस्ट की 21,000। इन दोनों को जमा करेंगे 22,000, यानी ये रेवेन्यू है। ये 2 माह कैसे बने, अब आप आ जाए पीछे बैक पे। यहाँ 5वां महीना है, यहाँ छठा है। 5वां और छठा ये 2 महीने बनते हैं। इसके दरमियान जो पीरियड है, जो अरसा है, वो 2 माह का है। तो इस एसेट के ऊपर आपको 2 माह का इंटरेस्ट मिलेगा, जो आप क्रेडिट करेंगे 1,000। ठीक है, और जो इंटरेस्ट आपने पे करना है वो आपका बनेगा 22,000। और दरमियान में जो डिफरेंस आएगा वो बैंक का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेट आती है आपकी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को भी आपने इंटरेस्ट पे भी करना है, वसूल भी करना है। उसकी आप वर्किंग आप देखें। आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, 50,000 की। आपके पास इंटरेस्ट जो आपने डिबेंचर इशू की हुई है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर कितनी है, वो 4 लाख की। तो आप 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट अब 6 माह का निकलेगा, क्योंकि 30 जून को आपने पेमेंट अगर की है, 30 जून, ये देखिए 30 जून में पीछे लेके आता हूँ, ये 30 जून है कर्सर यहाँ पे, और इससे लेकर यहाँ तक 31 तक 6 माह बनते। 6 माह का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा और 6 माह के का इंटरेस्ट आप वसूल करेंगे। ठीक हो गया, तो आप देखिए इसकी कैलकुलेशन कि 6 माह का इंटरेस्ट 50,000 के ऊपर 3,000 बनेगा, ये रेवेन्यू है। और 4 लाख में से 50,000 गया तो बाकी 3,50,000 रह जाएगा। उसके ऊपर 12% के हिसाब से 6 माह का जो 6 माह की रकम बनेगी वो 21,000 बनेगी।
इन दोनों को जमा करेंगे, ये एक्सपेंस आपका आ जाएगा, यानी ये टोटल आप इंटरेस्ट पे करेंगे 24,000, और ये इंटरेस्ट आप वसूल करेंगे, ये रेवेन्यू है। और पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, यानी बैंक में कितनी रकम आएगी, वो 21,000। जिस ये पेमेंट जो है बैंक की रकम होती है, रेवेन्यू इंटरेस्ट क्रेडिट की रकम होती है, एक्सपेंस जो है ये इंटरेस्ट डेबिट की रकम होती है। तो चले ये एंट्री आपकी हो जाएगी, ये 24,000 और डेबिट ये क्रेडिट बैंक और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये भी क्रेडिट। अब इसके बाद क्या करना है कि क्लोजिंग एंट्री करनी। क्लोजिंग एंट्री कौन सी होगी, जो इंटरेस्ट आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर चुके उसकी होगी, और जो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर चुके उसकी होगी। रेवेन्यू अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री होती है। चलिए आप देखें, ये 2,000 है, ये भी डेबिट, 22,000 ये भी डेबिट, 24,000 ये भी डेबिट। ये मैंने टोटल करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। 2,000, 22,000, 24,000 इज इक्वल टू 48,000। 48,000 जो है ये इंटरेस्ट डेबिट था, इसको आप क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, ये क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्रेडिट। इसके बाद आपके पास जो क्रेडिट इंटरेस्ट है वो देखें कितना है, ये 1,000 है और ये 3,000। तो इसको भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज करना है। तो ये क्रेडिट है, जब इसकी क्लोजिंग एंट्री करेंगे तो इसको आप डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 4,000 से। 4,000 बना कैसे, 1,000 जमा 3,000 इक्वल टू 4,000। ये 4,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज हो जाएगा। ये क्रेडिट वाला डेबिट होकर प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद आपके जुज नंबर ए, ये जुज नंबर ए में इसको दे रहा हूं, जुज नंबर जो है ए। तो ये जुज नंबर ए में आपने डिबेंचर को जो आपने ओपन मार्केट में खरीदी हुई थी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उनको कैंसिलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कितने की खरीदी थी शुरू में, आप देखें ये 48,500। इसके एवज आपका कर्जा जो पे हो रहा है वो डिबेंचर फॉर्म में वो 50,000 पे हो रहा है। डिबेंचर को हमेशा मैंने कहा कि पार वैल्यू पे लिखेंगे, तो 500 को जरब देंगे 100 से, वो डिबेंचर आपकी डेबिट हो जाएंगी 50,000 से। और ओन डिबेंचर जो है कैंसिलेशन वाली, वो क्रेडिट हो जाएंगी उतनी रकम से ही जितनी रकम से आपने उनको रिकॉर्ड किया हुआ है। और इसके बाद दरमियान में डिफरेंस आएगा, और उसको डिफरेंस को हम प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट ने आगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना होता है, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व ही लिख देंगे। लेकिन अगर आप दो एंट्रियां करना चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट और कैंसिलेशन लिखकर फिर उस प्रॉफिट को आप डेबिट कर दें और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दें। तो अगर आप इसी जगह पे कैपिटल रिजर्व लिख देंगे तो फिर उसकी क्लोजिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक हो गया। तो ये डिबेंचर डेबिट, ओन डिबेंचर क्रेडिट, डिफरेंस कितना आया 1,500 का। ये जो डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आया इसको आप कैपिटल रिजर्व लिख देंगे। चले जी, नेक्स्ट है बी जुज। बी जुज में ये बताया जा रहा है कि आप बी जुज में, ये बी है, तो बी में आप डिबेंचर को कैंसिल नहीं कर रहे बल्कि डिबेंचर को फरोख्त कर रहे हैं। कितने पे, 105 पे। तो ये देखे, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, 500 मल्टीप्लाई 105 इक्वल टू 50,500। ठीक है, 5,500 नहीं, इक्वल टू 52,000। चेक कर लेना, ये 52,000 की ही रकम बनेगी। ठीक है, चलिए 52,000 बनती है ये। एक मिनट, ये इसका टोटल कैलकुलेटर से कर लेते हैं।
ये रकम बनेगी 500 ज़रब 105, 52,500 रकम बनेगी। तो ये 52,500 लिख लें आप, ठीक है, 52,500। इसके बाद इसको आप डेबिट करेंगे, यानी बैंक, ये सेल हो रही है, यानी आपका एसेट जो है वो फरोख्त हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट और ओन्ड वेंचर अकाउंट क्रेडिट। ओन्ड वेंचर की वही रकम लिखेंगे जो पहले आप रिकॉर्ड कर चुके हैं ऊपर, जितने का एसेट खरीद चुके हैं, ये एसेट होता है। इसको मैं दोबारा ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं, एसेट होता है, ठीक है। इसको आप डेबिट करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे और ओन्ड वेंचर को क्रेडिट कर देंगे। ये एसेट आपका फरोख्त हो गया, लिहाजा ये क्रेडिट हो गया। इसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर देंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह ये आपका सवाल मुकम्मल हो गया। इसके साथ ही हर जिसके साथ नरेशन भी लिखी हुई है, और ये मुकम्मल सवाल हो गया है। इसके साथ आपका सवाल नंबर जो 14 है वो रह गया है, तो वो आपने खुद हल करना है, 12 और 14। और नेक्स्ट टाइम हो सकता है नया चैप्टर आपको शुरू करवा दिया जाए। तो इसके साथ ही इस सवाल का और इस टॉपिक का और इस जो है लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।